हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नितेश और आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके पहले के लेक्चर में हमने देख रखा है कि मोशन क्या होता है, मोशन कैसे होता है, मोशन क्यों होता है, मोशन का कॉज क्या होता है, ये सब हमने देख रखा है। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज हम वो चीज़ पढ़ने वाले हैं, जो भी कोई मोशन इस नेचर में होता है, इस दुनिया में होता है, वो कुछ ना कुछ एक सर्टेन रूल्स फॉलो करता है, रेगुलेशंस फॉलो करता है, मतलब कि कुछ नियम कायदे के अनुसार ही वो चलता है। तो वो नियम क्या है, वो कायदा क्या है, उसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे, जिसे दिया था न्यूटन ने अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, जो कि अपने सिलेबस में न्यूटन के 3 नियम है। तो बात करते हैं न्यूटन के बारे में। न्यूटन एक ऐसे साइंटिस्ट है जो कि मेजर ब्रांचेस आपको ऑप्टिक्स में दिखेंगे, मैथमेटिक्स में दिखेंगे, कैलकुलस में दिखेंगे और फोर्स मैकेनिक्स में तो दिखेंगे ही। और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं जो न्यूटन ने कवर किए, उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज बात करते हैं उनके दिए गए लॉस के बारे में, यानी कि 3 लॉस जो दिए गए उसके बारे में। तो फ्रेंड्स देखते हैं ये लॉ क्या होता है। बहुत सारे भी लोगों को क्या लगता है कि ये लोग वो लोग रट लेते हैं और वो समझते नहीं है एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल रियल डेप्थ में वो लोग नहीं जाते, वो लोग खाली ऊपर ऊपर से समझे रहते हैं। तो हम वैसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको डेप्थ में समझेंगे, ये लॉ क्या होता है, कैसे होता है, एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल जो न्यूटन ने कहा था वैसा समझने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हो जाइए आप। While most people know what Newton's laws say, many people don't know what they mean और सिंपली डू नॉट बिलीव वॉट दे मीन। वो लोग भरोसे ही नहीं करते क्या उसका मतलब है, मतलब वो लोग को अच्छे से पता नहीं होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। न्यूटन के ये 3 नियम हैं, जिसमें से हम पहला देखने जा रहे हैं। तो पहला नियम ये बोलता है, इसको पहले नियम को क्या और बोलते पता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब होता है जड़त्व, हिंदी में बोलते हैं जड़त्व, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को के लिए भी फ़ायदेमंद। तो जड़त्व, इनर्शिया क्या होता है। देखो, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जिस मोशन में है तो वो वही मोशन में रहना चाहिए, यानी वो मोशन को चेंज नहीं होना पसंद करेगी। ठीक है, मतलब कि अगर आप सोए हो, सुबह सुबह आपको उठाया जाए तो आप उठना है नहीं चाहेंगे, आप अपने ही बेड पे, अपने ही बिस्तर पे पड़े रहना चाहेंगे। तो उसी को बोलते हैं इनर्शिया, यानी कि आप जिस स्टेट में थे, सोने के स्टेट में थे, आप स्लीपिंग स्टेट में थे, तो उसी स्टेट में रहना चाहते, उससे बाहर नहीं आना चाहते, तो उसे ही कहा जाता है इनर्शिया। मतलब कि आप जिस भी अवस्था में होते, जिस भी स्टेट में होते, जिस भी मोशन में होते, उसी मोशन में रहना चाहते हैं, तो इसको कहा जाता है इनर्शिया। ठीक है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, यानी कि उसके पास कुछ वेलोसिटी, कुछ स्पीड है, तो भी वो क्या करना चाहेगा, वो उसी स्पीड के साथ चलते रहना चाहेगा, यानी कि उसी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ते रहना चाहेगा। यानी कि जो आगे बढ़ता है लाइफ में वो आगे ही बढ़ते रहना चाहता है, और जो रुका रहता है, जो सोया रहता है, वो सो ही रहना चाहता है। आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, इतना तो समझा होगा, इतना मैंने बता दिया है, पर लास्ट की लाइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने अभी आपको नहीं बताई। आपको इतना तो समझाना कि कोई भी बॉडी, कोई भी आप अगर सोए तो सोए रहना चाहते हैं, आप जो भी ऑब्जेक्ट है अगर चल रहा है तो चलते ही रहना चाहते हैं, यानी कि वो वेलोसिटी ही रहना चाहते हैं। पर कब तक वो चलेगा बताओ, जब तक उस पर कोई एक फोर्स ना लग जाए, यानी कि अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए, मतलब कि एक तरफ से ही कोई फोर्स ना लग जाए। समझ रहे हो। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करिए, एक मिनट, हाँ, सपोज़ करिए ये एक व्हील है, सपोज़ कर लीजिए, थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक, और ये मूव कर रहा है, और ये जो मैंने एरो बनाया वो फोर्स है। तो फिर जब मान लो वो राइट की तरफ आ रहा था तो लेफ़्ट से हमने उसको फोर्स लगाया, तो फिर वो रुकना चाहेगा ना। ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स है। क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स जब उस व्हील पे लगेगा, उस ऑब्जेक्ट पे लगेगा, तो वो क्या करना चाहेगा, वो रुकना चाहेगा, वो व्हील रुकेगा, रुकने की स्टेट में आएगा। तो वो इनर्शिया कब तक था,
जब तक वो मूव कर रहा था, ठीक है। इसको ही बोला जाता है एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। जब तक कि उस पर एक अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता तब तक वो उसी स्टेट पे रहना चाहेगा। अगर वो मूव कर रहा था तो वो मूव ही करेगा, ठीक है, वो मूव ही करेगा। और अगर वो रुका था तो रुका ही रहेगा। कब तक? जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए। आगे आप थोड़ा और समझेंगे, एग्जांपल्स है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ भी यही है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका है तो रुका रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलते ही रहेगा। वो भी एक इनर्शिया को समझ गए तो मतलब आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ गए, न्यूटन का पहला नियम समझ गए। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स वेलोसिटी वेदर इन मोशन और मोशनलेस। देखो इनर्शिया का बहुत ही अच्छा समझाया है आपको। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट, मतलब कि रेजिस्ट मतलब होता है कि अपोज करना, टू अपोज चेंज इन इट्स वेलोसिटी वेदर इन मोशन और मोशनलेस। दिस पम्पकिन्स विल नॉट मूव अनलेस एक्टेड ऑन अनबैलेंस। ये जो पम्पकिन आपको जो कद्दू दिख रहा है वो मूव नहीं करेगा जब तक कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो यही होता है क्या? इनर्शिया, जब तक कि उस पर कोई वो ना लगाया जाए। आप इनर्शिया को समझ गए ना। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मूव कर रहा है तो मूवमेंट में ही रहना चाहेगा, उसे ही बोलते हैं इनर्शिया। और न्यूटन का पहला नियम भी यही है, लॉ ऑफ इनर्शिया। वंस एयर बॉर्न अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स ग्रेविटी एंड एयर फ्लूइड फ्रिक्शन इट वुड नेवर स्टॉप। जब देखो ये जो है ना गोल्फ खेलते हैं ना, वही है। जब इसको अगर हम लोग मारते हैं तो फिर क्या करता है, ये हवा से चलता है। तो अगर ग्रेविटी और एयर फ्रिक्शन फ्लूइड फ्रिक्शन ना हो तो ये कभी भी रुकेगा नहीं, क्योंकि कोई भी फोर्स इसको लग नहीं रहा है। इस पर ग्रेविटी लग रहा है इसलिए ये नीचे आता है, एयर फ्रिक्शन लगता है इसलिए ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता, ऐसा होता है। तो इस यही बोला गया है, अगर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे तो वो बॉडी हमेशा मोशन में ही रहेगी। यही है फर्स्ट लॉ, ठीक है। Unless acted upon by an unbalanced force, this golf ball would sit on the tree forever. समझ रहे हैं आप? Why then do we observe everyday objects in motion slowing down and becoming motionless seemingly without an outside force? फिर भी देखो हम जो बॉल कहीं पे फेंकते हैं या फिर जो हम बॉल फेंकते हैं तो वो फिर धीरे धीरे रुक जाता है। तो क्यों रुकता है? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब यही है कि फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शनल भी एक फोर्स है, तो अनबैलेंस फोर्स उस पर लग रहा है, इसीलिए वो उसी मोशन में नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ अनलाइक द फ्रिक्शनलेस स्पेस द मून ट्रेवल्स थ्रू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रिक्शन। Objects on earth unlike the frictionless space on the moon travels through are under the influence of। इसमें बोल रहे हैं जो ऑब्जेक्ट्स अर्थ पे मूव करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है, तो उसके इन्फ्लुएंस से ही वो मूव कर पाते हैं। मून में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता है। तो वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग धक्का दे देंगे तो वो धक्का हमेशा घूमते ही रहेगा, वो समझ रहे हो आप, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं। पर ग्रेविटी है तो वो रुक सकते हैं। What is the unbalanced force that acts on object in motion? जो कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। 4 टाइप के मेनली फ्रिक्शन होते हैं। कौन से? स्लाइडिंग, स्टैटिक बोला जाता है, रोलिंग, काइनेटिक होता है, फ्लूइड हो गया, स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक हो गया, एयर और लिक्विड में होता है, रोलिंग में होता है, और फिर स्लाइडिंग आइस स्केटिंग होता है ना, उसमें होता है। तो फ्रिक्शन के कुछ टाइप्स हैं जो आप ध्यान में रखना। स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है इनिशियल फ्रिक्शन व्हेन मूविंग एन ऑब्जेक्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ को अगर हम लोग धक्का दे रहे हैं तो फिर इनिशियल जो फ्रिक्शन लगता है ना, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगता है। जैसे कि कोई कबर्ड है, यानी कि कोई अलमारी आपके घर में, तो आप अगर उसको धक्का दे रहे हैं तो पर वो मूव नहीं कर रहे,
मूव नहीं कर रहा है तो आपका एनर्जी कहाँ गया, आपका फोर्स कहाँ गया? आपका फोर्स को अपोज किया किसी ने? फ्रिक्शनल फोर्स ने। कौन से फ्रिक्शनल फोर्स ने? वही है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ने। स्टैटिक मतलब होता है कोई भी चीज़ रुका हुआ रहता है या फिर जीरो वेलोसिटी पर रहता है, एक रुका हुआ सा दिखता है, तो उसी को बोला जाता है स्टैटिक। तो फिर यानी कि वो फ्रिक्शन जो है ना वो रुका हुआ है, उससे कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर अलमारी मूव नहीं कर पा रही है, तो इसलिए उसको नाम दिया गया है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फिर आप ध्यान में रखिएगा। फ्लूइड फ्रिक्शन वो होता है जैसे कि हम लोग देखते हैं एयर, सॉरी फ्लूइड, हाँ फ्लूइड में एयर भी आता है। पानी हो गया, पानी में हम पानी में दौड़ना आसान है या फिर एयर में? आप डेफिनेटली बोलेंगे एयर में। तो फिर इसका रीज़न क्या है? जो वाटर की फ्रिक्शन है, वाटर का फ्रिक्शन, वाटर का विस्कोसिटी, उसको विस्कोसिटी मेनली बोला जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन को। तो फिर मैं भी वही बोल दिया। तो वाटर का जो फ्रिक्शन होता है, वाटर का जो विस्कोसिटी होता है, तो फिर वो ग्रेटर होता है किससे? एयर के कंपैरिजन में। इसलिए वहाँ पे दौड़ पाना, पानी में दौड़ पाना, मतलब ऊपर से ही यार, तुम लोग पानी के अंदर थोड़ी ना सांस ले पाओगे, ऊपर से ही बोल रहा हूँ। तो पानी के अंदर, पानी पर दौड़ पाना मुश्किल होता है कंपेयर टू एयर। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? कोई भी जो गाड़ी हो गया, टायर घूमता है, तो उसमें घूमने से की वजह से जो कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है उसी को बोला जाता है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? कोई भी चीज़ स्लाइड कर रही है, स्टैटिक, और इसको काइनेटिक भी बोलते हैं। किसको? स्लाइडिंग को। स्लाइडिंग को काइनेटिक भी बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है और उस पर भी फ्रिक्शन लगता है विदाउट रोलिंग, हाँ, अगर रोल करके मूव कर रहा है तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। तो उसी को जो स्लाइड करता है उसी को बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसके एग्जांपल से आप पढ़ लेना। स्लाइड अ बुक अक्रॉस टेबल एंड वॉच इट स्लाइड टू रेस्ट पोजिशन, द बुक कम्स टू रेस्ट because of the presence of a force, that force being the force of friction which brings the book to rest position। कोई भी बुक को अगर हम लोग धक्का देते तो फिर धक्का एक बार दे दिए तो कुछ दूर जाके वो अपने आप रुक जाएगा। तो वो अपने आप क्यों रुक रहा है? उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का कारण क्या है? इस दुनिया में ऐसा कौन सा चीज़ है जो वो बुक को रोक दे रहा है? रोक दे रहा है मतलब वो तो चल रहा था ना, चल ही रहा था, हम लोग ने उसको फोर्स दे दिया, अपना एक्सटर्नल फोर्स दिया उस बुक को, तो वो आगे जा रहा था। तो आगे जाते जाते वो रुक क्यों गया? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि उस पर एक फ़ोर्स लग रहा है जो कि पीछे के डायरेक्शन में लगता है। हाँ, ये याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे रहता है? पीछे, मतलब कि अपोजिट रहता है, पीछे ही नहीं होता है हमेशा, अपोजिट रहता है किसके? बॉडी के रिलेटिव मोशन के। ठीक है, बॉडी का जो रिलेटिव मोशन होता है, मतलब वो आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द बुक वुड कंटिन्यू इन मोशन सेम स्पीड फॉर एवर। समझ रहे हो? ये क्या है? अगर ऐसे फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहता तो फिर उसको पीछे के तरफ फोर्स ही नहीं लगता, तो यानी कि वो इनफाइनाइट टाइम तक ऐसा आगे जाते ही रहता, जाते ही रहता, जाते ही रहता। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड यू। ये एग्ज़ाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। तो आप अज्यूम कीजिए आप कार में बैठे, कार जो चल रहा है, ब्लू कलर की कार है आप पे, ओहो अमीरी हैं। तो फिर ये जो ब्लू कलर की कार है आप पे, आपकी, तो फिर आप क्या करते? ड्राइव करते, पर आप में वही इंडियन यूथ, न्यू जनरेशन, आप में वही चस्का लगा सीट बेल्ट नहीं लगाने का, जो कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक करती है। पर आप फिज़िक्स नहीं जानते थे, आज के पहले ये फिज़िक्स नहीं जानते थे, पर अब से आप सीट बेल्ट लगाएंगे अगर आप किसी को ठोकने जा रहे हैं, मतलब दीवार को। आप ऐसा तो करेंगे नहीं, पर हाँ एग्जांपल। तो फिर आप आपकी एज्यूम कीजिए आपकी कार का स्पीड कितना? 80। भाई साहब इतना स्पीड चला रहा है कार यार फर्स्ट टाइम में ही। तो फिर इतना स्पीड है आपका, तो फिर आप क्या करते? उसको दीवार से टकरा देते। पता नहीं क्या हुआ आपके अंदर, क्या किस बात की गुस्सा थी, किसका गुस्सा कहाँ पे निकाल दिया? आपकी कार की इतनी इतनी अच्छी कार थी, ब्लू कलर की आपके पास, उसका वॉट लगा दिए, उसका सत्यानाश कर दिया। तो वो तो टूटेगा, वो बात अलग है, उसका खर्चा जाएगा, वो आपको ही करना है बाद में। ठीक है, तो अगर 80 की स्पीड से जा रहे हैं तो सामने क्या? दीवार है, तो फिर क्या करेगा? उसको ठोक देगा, तो फिर कार का स्पीड कितना हो जाएगा? 0। वही मतलब थोड़ा पीछे जाएगा, फिर रुकेगा, लास्ट में तो 0 ही होना है। कार का स्पीड 0 हो गया, पर आपका स्पीड क्या है पता है? आप 80 से जा रहे थे, कार जा रहे तो आप भी जाओगे ना यार, कैसा क्वेश्चन कर रहे हो? आप भी 80 से जा रहे थे,
तो 80 से आप जा रहे हो पर कार रुक गया, पर आप नहीं, तो इसके लिए आप इनर्शिया के रीज़न की वजह से ही आगे जाएंगे 80 के स्पीड से, और आप शायद दीवार के उस पार भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप ऊपर से तो खुला है, या फिर आप दीवार में टकरा के आपका सर थोड़ा सा क्रैक हो सकता है, जो कि दिमाग अभी से नहीं चल रहा है तो फिर और थोड़ा काम कम चलेगा, तो ऐसा हो सकता है। समझ गए? ठीक है, आप इनर्शिया का एग्जांपल समझे होंगे इससे। इसमें यही था कि कार अगर 80 के स्पीड से चल रहा है, यानी कि 80 के स्पीड से चल रहा है, तो आप भी 80 के स्पीड से चल रहे हो, और अगर आपका कार ऐसा रुक गया तो फिर आप ऐसे 80 के स्पीड से ही उसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। आपके इनर्शिया की वजह से जिस स्टेट में थे आप, 80 के स्पीड में थे आप, तो उसी के स्पीड में आप उसी के वेलोसिटी में, उसी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे वही डायरेक्शन में। सपोज ये अगर अर्थ ऐसे ही रोटेट कर रहा है तो रुकना बंद कर दे, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? कमेंट में बताना। ठीक है, फर्स्ट लॉ यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप यू ऑल गाइज इन्जॉय। अब करते हैं सेकेंड लॉ की शुरुआत। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है? द नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल, पहले तो किताबी डेफिनेशन पढ़ना चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, फिर बाद में समझना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। द नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। कुछ नहीं समझा? समझाता हूँ। जो कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है ना, ये बॉल हो गया, ये कार हो गया, या फिर ये बुक हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है पता है? मैग्नीट्यूड मतलब उसका मान है यार। जैसे आपका हाइट का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 फुट 4, सॉरी 2 फुट बोल रहा हूँ, 5 फुट। आप बच्चे ही है ना, 5 फुट 6 फुट जो भी हो, तो ऐसा कुछ है। ठीक है, तो यानी कि आपका जो मैग्नीट्यूड है हाइट का वो उतना है, तो वैसे ही फोर्स का भी मैग्नीट्यूड होता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको पता ही हुआ क्योंकि आप पिछला वीडियो देख के आए, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो फिर वो जो फोर्स है उसके पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास दो चीज़ रहेगा। क्या क्या चीज़? अपने मन में बोलेंगे, दूसरे बाजू वाले को नहीं बताएंगे। वेक्टर और मैग्नीट्यूड, ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको साथ लेके बढ़ना चाहिए आगे। ठीक है, वेक्टर और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो फिर जो उसका मैग्नीट्यूड आता है, यानी कि उसका जो मान आता है फोर्स भी, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई फोर्स लग रहा है तो फिर उसका जो मान रहता है वो किसके बराबर होता है पता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बोलेंगे मास तो ठीक है, चलो ठीक है, मास को मैं समझ रहा हूँ। एक्सेलरेशन क्या होता है? इसके लिए भी आपको पिछला वीडियो सजेस्ट करूँगा मैं, पर बताता हूँ। एक्सेलरेशन देखो, कोई भी ऐसा होता है, जैसे कि आप बाइक चलाते होंगे, अरे नहीं चलाते तो मान लो, तो बाइक चलाते होंगे तो उसमें एक उसका जो कान रहता है, हम लोग गांव में कान बोलते थे, बाइक का कान, तो उसका कान जो ऐंठेंगे ना, उसको घुमाएंगे, यानी कि उसको बोलते हैं एक्सेलरेटर। यानी कि वो क्या करता है? बाइक को, व्हीकल को एक्सेलरेट करता है, यानी कि उसका वेलोसिटी बढ़ाता है। ठीक है, तो वो जो कार है, मतलब वो जो बाइक है, उसका एक्सेलरेटर का काम क्या है? एक्सेलरेशन करना, एक्सेलरेट करना, किसको? बाइक को। तो फिर एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड में चेंज करना, वेलोसिटी में चेंज करना, वेलोसिटी में को चाहे बढ़ाना चाहे घटाना, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना ज़िंदगी भर। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी में चेंज हो सकता है। आप सोच रहे होंगे ये सिर्फ बढ़ाना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई ब्रेक भी लगा रहा है तो वो भी डी एक्सेलरेट हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन हो रहा है उसमें भी, पर नेगेटिव, यानी कि कम हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है। समझ गए? तो यही है, उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो रहेगी और जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, दोनों का डिफरेंस लेंगे और टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे, तो फिर क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का यही होता है। वैसे एक्चुअल डेफिनेशन आप देखेंगे न्यूटन के लॉ का, तो चेंज इन मोमेंटम होता है, dp/dt होता है, वो सब हम कभी और देखेंगे। ये एक डेफिनेशन से आज हम कर रहे हैं।
व्हेन अ मास इन किलोग्राम्स एंड एक्सेलरेशन इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है वो, द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 न्यूटन। सिंपली आपने एफ का फॉर्मूला क्या पढ़ा, एफ का फॉर्मूला क्या पढ़ा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो गया। तो अगर 1 न्यूटन का आपको फोर्स चाहिए, इसको थोड़ा पतला करता हूँ, अगर आपको 1 न्यूटन का फोर्स चाहिए, 1 न्यूटन का, तो फिर उसके लिए आपको चाहिए मास कितना, 1 kg, और एक्सेलरेशन कितना चाहिए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए आप, ये kg लिखा है, यहाँ ये kg लिखा है, ठीक है, जी लिखा है। तो अगर 1 न्यूटन का फोर्स आपको लगाना है, कोई भी एक सिक्के को उठाना है, तो अगर वो 1 kg का है, तो अगर आप उसको 1 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के हिसाब से उठा रहे हैं, तो फिर वो 1 न्यूटन के फोर्स से आपको उठाना पड़ेगा, वही लिखा है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सलेट 1 kg ऑफ मास एट एन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड लॉ, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू एक्सेलरेट अ 400 kg कार 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट अ फॉर्मूला एफ इन। इसका देखो सोल्यूशन दिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आप याद रखो एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू माँ जो आपकी घर पे खाना बनाती है, ठीक है, उनकी वैल्यू करो, एफ इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, फिर जो गिवन नंबर्स था उसको लिख दिया, फिर फोर्स आ गया 2800 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताना अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो कमेंट में, तो जादू से मैं इसका कलर बदल दूंगा। देखो इसमें कुछ फोर्स लिखा है, सेकंड उसमें कॉलम में मास लिखा है, और थर्ड में एक्सेलरेशन लिखा है। तो फिर फर्स्ट है 10, तो 5, इसमें खाली मल्टीप्लाई करना है, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 5, यहाँ पे क्या आएगा 4, ठीक है। और लास्ट वाले में क्या आएगा, लास्ट वाले में आ जाएगा 10। से मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, बाद में जब यूनिट का खेल होता है तो वो अलग ही खेल होता है। न्यूटन सेकंड लॉ प्रूव्स दैट डिफरेंट मासेस एक्सेलरेट टू द अर्थ एट द सेम रेट बट विथ डिफरेंट फोर्सेस। आप अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था गैलीलियो और ने क्या बोला था, दोनों को डिफरेंट टाइम लगता है, एक हैवी ऑब्जेक्ट और स्मॉल ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने के लिए, पर न्यूटन ने क्या बोला था, सेम टाइम लगता है, यानी कि रेट वो लोग का सेम रहता है। पर वो दोनों क्या करते हैं, जो फोर्स लगाते हैं किस पे, अर्थ पे जो फोर्स लगाते हैं वो अलग होता है, ठीक है। सपोज करो ये 10 किलो का है, ये 1 किलो का है, तो फिर उसका एक्सेलरेशन हो गया 9.8 और उसका एक्सेलरेशन हो गया, मतलब कि एक्सेलरेशन सेम रहता है, यानी कि वो लोग का रेट सेम रहता है, पर जो फोर्स आता है ना वो अलग आता है, ठीक है। यही बता रहा है ये, वी नो दैट द ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट मासेस एक्सेलरेट टू द ग्राउंड सेम रेट। जो डिफरेंट मास के, जो अलग अलग वजन के मासेस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सेम रेट से क्या करते हैं, अर्थ की तरफ गिरते हैं, अर्थ पर गिरते हैं, पर वो लोग का जो फोर्स रहता है ना वो अर्थ पे अलग अलग लगता है, ठीक है। न्यूटन का ये स्टोरी बहुत फेमस है, उसके सर पे एप्पल गिरा, एप्पल गिरने के बाद उसने सोचा ये एप्पल नीचे क्यों आ रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर से ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। इसके पहले ऐसा क्वेश्चन कोई सोचा होगा, पर उस पर रिसर्च तो इन्होंने की है। तो बस ये थोड़ी स्टोरी थी। 17वीं सेंचुरी की बात है ये, 80th सेंचुरी की, यानी 1700 से 1800 शताब्दी बोलते हैं ना, वो उस समय की बात है ये। तो थैंकफुल टू न्यूटन। अब आपको
ये क्वेश्चंस दिए गए, 4 क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क में। होमवर्क में क्या अभी समझा ही देता हूँ। व्हेन एक्सेलरेशन विल रिजल्ट व्हेन 12 न्यूटन नेट फोर्स अप्लाइड टू 3 kg। व्हाट एक्सेलरेशन विल रिजल्ट व्हेन 12 न्यूटन फोर्स अप्लाइड टू 3 kg। मतलब कि इसमें 2 ऑब्जेक्ट दिए, एक्सेलरेशन निकालना F = ma, A = F/m, F/m करना है 3, एक में 4 आ जाएगा, 6 दूना 12 आएगा। फर्स्ट का आंसर आप ही निकाल सकते हैं। 3 वेरिएबल है, 2 दिए रहते, 1 नहीं दिए रहते बस। 16 दिए फोर्स, एक्सेलरेशन दिए 5, डिटरमाइन मास, खत्म। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू एक्सेलरेट 66 kg स्क्वायर 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। इसमें भी F = ma लगाना है बस। व्हाट इज़ द फोर्स एलिवेटर फॉलिंग फ्रीली 9.8। ये भी मल्टीप्लाई करना है बस। फिर भी आपकी सुविधा के लिए आपको मैं आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा आंसर। होप यू गाइस लाइक इट। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। बताना ये किसका लाइन है।